नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन से संबंधित वीडियोस डाल रही हूँ। इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जिसका टॉपिक है रिसर्च हाइपोथेसिस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में कि हाउ टू सेलेक्ट अ प्रॉब्लम या हाउ टू सेलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं उसके बाद उसके लिए कैसे हाइपोथेसिस बनाएंगे। जो हाइपोथेसिस होती है वो किस प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की है, एक अच्छी हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, किस प्रकार से काम करती है, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में कि जो हाइपोथेसिस वर्ड हम सुन रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है। हाइपोथेसिस इज मेड बाय टू वर्ड्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइपो एंड थेसिस। हाइपो का मतलब होता है टेंटेटिव यानी तुरंत, एंड थेसिस मीन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि समस्या का तुरंत समाधान जो व्यक्ति को सूझता है उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। So hypothesis is the tentative statement about the solution of the problem। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस होता है वो टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है किसी भी समस्या के समाधान के विषय में। इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है, हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस है वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। अगर हम आए हाइपोथेसिस को किस तरह बताएंगे। हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन दैट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंसेस। हाइपोथेसिस जो है वो एक अजम्पशन होती है जो किसी न किसी एविडेंस के बेस पर बनाई जाती है। दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन दैट ट्रांसलेट द रिसर्च क्वेश्चन इनटू द प्रेडिक्शन। ये किसी भी समस्या का इनिशियल पॉइंट होता है जिससे इन्वेस्टिगेशन शुरू करी जाती है किसी भी समस्या रिसर्च क्वेश्चन से संबंधित प्रेडिक्शन तक पहुंचने के लिए। जो किसी भी रिसर्च क्वेश्चन को प्रेडिक्शन की तरह से ट्रांसलेट करती है। इट इंक्लूड्स कंपोनेंट लाइक वेरिएबल्स, पॉपुलेशन एंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि वेरिएबल, पॉपुलेशन एंड द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी जो वेरिएबल्स उसमें दर्शाए गए हैं आपकी प्रॉब्लम में उनके बीच आपस में क्या संबंध है, और वो पॉपुलेशन जिस पर वर्क किया जाना है, इन ये इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। A research hypothesis is a hypothesis that is used to test the relationship between two or more variables। एक रिसर्च हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जो दो वेरिएबल, दो या दो से अधिक वेरिएबल के रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए यूज की जाती है, उसी को रिसर्च हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब बात करेंगे नेचर ऑफ हाइपोथेसिस की। तो सबसे पहला जो नेचर है हाइपोथेसिस का, इट इज कंसेप्चुअल इन नेचर। ये कैसी है? कंसेप्चुअल है नेचर में। दूसरा है इट इज वर्बल स्टेटमेंट इन डिक्लेरेशन फॉर्म। ये एक वर्बल स्टेटमेंट है जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म में होता है, यानी जो आपने सोचा है वही समाधान लिखित रूप में जब हमें दिखता है तो वो कहलाता है वर्बल स्टेटमेंट इन डिक्लेरेशन फॉर्म। इट इज एम्पेरिकल रेफरेंट। ये एक एम्पेरिकल रेफरेंट है यानी प्रैक्टिकलेबल है, यानी जिसको टेस्ट किया जा सकता है। इट इंक्लूड्स द टेंटेटिव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसके इट इंडिकेट्स द टेंटेटिव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये जो है टेंटेटिव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी किसी कारण और प्रभाव के संबंध को दर्शाती है किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच। हाइपोथेसिस इज फ्यूचर ओरिएंटेड। ये हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। इट रिलेट्स टू द फ्यूचर वेरिफिकेशन नॉट द पास्ट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। ये हमेशा ही फ्यूचर वेरिफिकेशन से रिलेटेड होती है क्योंकि ये टेस्ट की जाती है। पास्ट के फैक्ट और इंफॉर्मेशन से इसका कोई संबंध नहीं होता। इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ये साइंटिफिक रिसर्च का केंद्र बिंदु होती है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस की, क्यों जरूरी है कि एक हाइपोथेसिस बनाई जाए। हाइपोथेसिस हैज द इन्वेस्टिगेटर आईज, क्योंकि हाइपोथेसिस जो है वो इन्वेस्टिगेटर आई की तरह से काम करती है, या उसके पास इन्वेस्टिगेटर की आईज होती है। एक तरीके से देखा जाए तो जब तक व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि उसे किस दिशा में जाना है तब तक वो नहीं चल पाएगा। किसी भी समस्या के समाधान
तक पहुंचने के लिए उसके पास कुछ तो एविडेंस या कोई चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए जिसके थ्रू वो समाधान तक पहुंचे। इस प्रकार से इसीलिए हाइपोथेसिस शेयर करती है, वही टूल का काम करती है जो कि किसी भी रिसर्च के प्रॉब्लम के समाधान तक पहुंचने में मदद करता है। इट फोकसेस रिसर्च, ये रिसर्च की ओर फोकस करती है। हाइपोथेसिस प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द रिसर्च, साथ ही ये रिसर्च को डायरेक्शन भी प्रदान करती है कि किस तरफ जाना है, यानी क्या टेस्ट किया जाए, किस प्रकार से हमारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम से संबंधित हमें रिजल्ट्स मिल पाएंगे। इट लिंक्स टुगेदर रिलेटेड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, ये जो संबंधित तथ्यों और सूचनाओं को साथ में जोड़ती है। इट प्रिवेंट्स द ब्लाइंड रिसर्च, ये ब्लाइंड रिसर्च होने से बचाती है, यानी जब दिशा प्रदान करेगी तो ब्लाइंड रिसर्च होगी नहीं। अन्यथा तो व्यक्ति क्या होगा कि कभी किसी दिशा में सोचेगा, कभी किसी दिशा में, पर्टिकुलर समस्या से संबंधित समाधान तक वो नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अगर हाइपोथेसिस उसके पास है तो पर्टिकुलर समस्या के समाधान में राइट डायरेक्शन में काम कर पाएगा। इट प्लेसेस क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल, ये क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स को दर्शाती है, दिखाती है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की, कि हाइपोथेसिस के कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 7 फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस, 7 फॉर्म्स होती हैं हाइपोथेसिस की, जो कि नीचे दिखाई गई हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली होती है सिंपल हाइपोथेसिस, दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, तीसरी है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नेक्स्ट नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्वेश्चन फॉर्म या रिसर्च क्वेश्चन। ये 7 टाइप्स की, जो 7 फॉर्म्स हैं हाइपोथेसिस की, ये वो 7 फॉर्म्स हैं जो कि रिसर्चेज में यूज़ की जाती हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि हमने सिर्फ इनको नाम से जाना, अब हम जानेंगे कि पर्टिकुलर हर रिसर्च की जो टाइप है रिसर्च हाइपोथेसिस की, वो किस तरीके से शो करती है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर के बारे में उनके संबंध के विषय में बताती है। जैसे कि इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल्स यू विल लूज वेट फास्टर, यदि आप अधिक सब्जियां खाते हैं तो आपका वजन तेजी से घटेगा। Here, eating more vegetables is an independent variable, while losing weight is the dependent variable. इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस में जो ईटिंग वेजिटेबल है वो क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जिसका प्रभाव जिस पर पड़ता है। हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका प्रभाव पड़ रहा होता है दूसरे वेरिएबल्स पर। तो इस प्रकार से इसमें मोर वेजिटेबल्स क्या हुआ, वो हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि जो लूजिंग वेट है वो कैसा वेरिएबल हुआ, वो हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सिंपल हाइपोथेसिस कौन सी हुई, ऐसी हाइपोथेसिस जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप के बारे में जो हमें बताती है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स से समझ में आता है कि यहाँ पर वेरिएबल्स बढ़ गए हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब 2 या 2 से अधिक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को दर्शाया जाए तब ये इस कॉम्प्लेक्स टाइप की हाइपोथेसिस बनती है। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, ईटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लीड्स टू वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी डिजीज सच एज हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर एंड सम कैंसर्स। तो इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी 2 हो गए अब हमारे पास। और इफेक्ट किस पे आ रहा है, यानी डिपेंडेंट क्या हुए, वेट हो गया, वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन हो गई और रिस्क ऑफ मैनी डिजीज। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में क्या हुआ, जहां दो या दो से अधिक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच संबंध को दर्शाया गया। अब नेक्स्ट आती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इट शोज हाउ ए रिसर्चर इज इंटेलेक्चुअल एंड कमिटेड टू ए पर्टिकुलर आउटकम। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है वो इस बात को दर्शाती है कि एक रिसर्चर कितना पर्टिकुलर आउटकम आने के लिए कमिटेड है या इंटेलेक्चुअल है, क्या या उसका सोचने का ढंग क्या कहता है कि हाँ ऐसा है रिजल्ट आएगा, तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स कैन आल्सो प्रिडिक्ट इट्स नेचर। जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स की, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, जो वेरिएबल्स के बीच का संबंध है, कैन आल्सो प्रिडिक्ट इट्स नेचर, और उसकी नेचर को भी बताता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। चिल्ड्रन एज्ड 4 years ईटिंग प्रॉपर फूड ओवर ए 5-year पीरियड आर हैविंग हायर IQ लेवल्स देन चिल्ड्रन नॉट हैविंग ए प्रॉपर मील।
ये रिसर्च हाइपोथेसिस कह रही है कि वो बच्चे जो 4 साल के वो बच्चे जो 5 साल तक प्रॉपर डाइट लेते हैं यानी प्रॉपर फूड लेते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल है वो हायर होगा उन बच्चों के मुकाबले जो जिन्हें प्रॉपर भोजन नहीं मिलता। दिस शोज द इफेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट, ये दिखा रही है कि किसका प्रभाव पड़ेगा और किस दिशा में पड़ेगा, तो इसलिए ये कहलाती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब आता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस। A null hypothesis exists when a researcher believes there is no relationship between the two variables or a lack of information of state a scientific hypothesis. Null hypothesis कब होती है? जब रिसर्चर ये मानकर चलता है कि जो वेरिएबल्स हैं दो उनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंडेड बाय फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैज नो इफेक्ट ऑन देयर फाइनल एग्जाम स्कोर्स। पहली जो हाइपोथेसिस की फॉर्म है नल हाइपोथेसिस की, वो कह रही है द नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंडेड बाय द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो जितने भी लेक्चर्स अटेंड करते हैं या जितने जो संख्या उन्होंने लेक्चर्स की अटेंड किया उनका उसके उनके फाइनल एग्जाम स्कोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सेकंड है देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन वोकेशनल इंटरेस्ट ऑफ 11th ग्रेड्स विद रिलेशन टू हाई एंड लो लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम, कि कोई भी अंतर नहीं आ रहा है किसमें, वोकेशनल इंटरेस्ट में 11th क्लास के बच्चों के किसके रिलेशन में, उनकी सेल्फ एस्टीम, यानी चाहे वो हाई सेल्फ एस्टीम रखते हों या लो सेल्फ एस्टीम रखते हों, बट उनके वोकेशनल इंटरेस्ट में कोई अंतर नहीं आ रहा। तीसरी कहती है सिग्निफिकेंस डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन द रिसर्च अवेयरनेस स्कोर ऑफ एमएड स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस अवेलिंग स्कॉलरशिप एज गवर्नमेंट इंसेंटिव एंड नॉट अवेलिंग स्कॉलरशिप एज ए गवर्नमेंट इंसेंटिव। ये हाइपोथेसिस कहती है कि जो कोई भी डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता रिसर्च अवेयरनेस स्कोर में, यानी एमएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिसर्च अवेयरनेस स्कोर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आ रहा, चाहे वो स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हों या ना कर रहे हों। दोनों ही स्थितियों में गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के एमएड स्टूडेंट्स के रिसर्च अवेयरनेस स्कोर में कोई अंतर नहीं आ रहा। तो ये जो तीन तरीके तीनों मैंने अलग अलग इसलिए भी लिखी हैं कि आपको एक लैंग्वेज समझ में आ सके कि नई नल हाइपोथेसिस किस किस तरह से लिखी जा सकती है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए नल हाइपोथेसिस के। इसके बाद जाते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर। दिस इज वेयर द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंटर्स द सीन। अब इसके बाद क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कब आती है? इन एन अटेम्प्ट टू डिसअप्रूव ए नल हाइपोथेसिस, जब एक नल हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव करने का प्रयास किया जाए। रिसर्चर्स विल सीक टू डिस्कवर एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तब उसे एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की आवश्यकता पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल माई हेल्थ इम्प्रूव्स ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन आई ड्रिंक ग्रीन टी ओनली एज अपोज टू रूट बियर ओनली। मेरी हेल्थ इम्प्रूव होगी तब जब मैं ग्रीन टी लूँ केवल। एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस कौन सी होती है? एसोसिएटिव हाइपोथेसिस अकर्स व्हेन देयर इज a change in one variable resulting in a change in the other variable। जब एसोसिएटिव हाइपोथेसिस तब आती है, तब यूज की जाती है जब एक वेरिएबल के साथ दूसरे वेरिएबल में भी परिवर्तन आ रहा हो। whereas causal hypothesis proposes a cause and effect interaction between two or more variables। और causal hypothesis कब बनती है? ये तब बनती है जब cause and effect interaction दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच दिखाया जाए, तब causal hypothesis बनती है। अब आती है लास्ट क्वेश्चन फॉर्म या रिसर्च क्वेश्चन। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है, यानी ये प्रश्न के रूप में होती है तो इसके फॉर्म से ही पता चल रहा है कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि क्वेश्चन के फॉर्म में होती है। तो इसका एग्जाम्पल है वेयर विच एयरलाइन हैव द मोस्ट डिलेज। दूसरा एग्जाम्पल है व्हाई इज म्यूजिक फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन कमर्शियल्स। ये मैंने एक दूसरे डिसिप्लिन का एग्जाम्पल लिया है इसमें कि म्यूजिक जो है क्यों ज़्यादातर कमर्शियल में यूज़ होता है। तो द टॉपिक सजेस्ट प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑन व्हाई म्यूजिक एनहेंसेस कमर्शियल। इसके लिए क्या चाहिए? एविडेंसेस चाहिए। इन द रिसर्च पेपर यू कैन डिस्क्राइब हाउ इट इफेक्ट्स द व्यूअर्स, किस प्रकार से व्यूअर्स को इफेक्ट करता है। व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग इट, इसको यूज़ करने की क्या एडवांटेजेस एंड हाउ एडवर्टाइजमेंट अडेप्ट म्यूजिक टू वंस प्रेफरेंसेस, कि क्यों एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता होती है, ये क्यों इसको प्रेफरेंस पे रखा जाता है। यू कैन ऑल्सो रेफर टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ कमर्शियल्स, इसके अलावा और भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस की। तो हाँ, हाइपोथेसिस के फंक्शन क्या हैं?
पहला फंक्शन है हाइपोथेसिस हेल्प इन मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल। हाइपोथेसिस जो है ऑब्जर्वेशन बना लेने में और एक्सपेरिमेंट को पॉसिबल करने में मदद करती है, यानी जो हम टेस्ट करना चाहते हैं, जो हम प्रॉब्लम पर जिस पर काम कर रहे हैं, जिसका समाधान खोज रहे हैं कि क्या वो समाधान उस पर फिट हो पाएगा या नहीं, इसके लिए ये हेल्प करती है क्या करने में, ऑब्जर्वेशन करने में कि डेटा किस प्रकार से लिया जाए। इट बिकम्स द स्टार्ट पॉइंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टार्ट पॉइंट होती है, मैंने शुरू इन्वेस्टिगेशन इसी के अनुसार शुरू होती है। हाइपोथेसिस हेल्प्स इन वेरीफाइंग द ऑब्जर्वेशंस। जो ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं रिसर्च के दौरान, उनको वेरीफाई करने के लिए हाइपोथेसिस का ही उपयोग किया जाता है। इट हेल्प्स इन डायरेक्टिंग द इंक्वायरीज इन द राइट डायरेक्शन। ये जो हाइपोथेसिस है वो सही दिशा में कार्य करने में हेल्प करती है। बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस, एक अच्छी रिसर्च हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है द हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज टू कंसीडर इट टू बी रिलायबल। जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए, जिससे कि आसानी से समझ में आए कि करना क्या चाह रहे हैं। इफ द हाइपोथेसिस इज ए रेशनल हाइपोथेसिस देन इट शुड बी स्टेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। अगर हाइपोथेसिस रेशनल है तो वो वेरिएबल के रिलेशनशिप को ठीक से स्टेट करे, यानी दर्शाए कि क्या रिलेशनशिप क्या है, देखना क्या चाह रहे हैं। द हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक एंड शुड हैव स्कोप ऑफ फॉर कंडक्टिंग मोर टेस्ट। स्पेसिफिक होनी चाहिए जिससे उसको सही तरीके से टेस्ट किया जा सके। The way of explanation of the hypothesis must be very simple. हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने का जो तरीका है बहुत सिंपल होना चाहिए एंड इट शुड आल्सो बी अंडरस्टूड। ऐसा हो जो समझ में आए। दैट द सिंप्लिसिटी ऑफ द हाइपोथेसिस इज नॉट रिलेटेड टू इट्स सिग्निफिकेंस। कि सिंपल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती, नहीं, ऐसी हो जो पढ़ के स्टेट इस तरीके से स्टेट की गई हो कि एक्चुअल में समझ में आए कि आप करना क्या चाह रहे हैं रिसर्च में। उसकी इस प्रकार से उसकी जो लैंग्वेज हो वो इस तरीके से लिखी गई हो, सिंपल सी और अंडरस्टैंडेबल हो। तो ये आज हमने दोस्तों देखा रिसर्च हाइपोथेसिस के मीनिंग के बारे में जाना, इसकी डेफिनेशन के बारे में जाना, इम्पोर्टेंस जानी, नेचर जाना और साथ ही साथ इसके टाइप्स को भी समझा। उसके एक एक एग्जांपल को हमने देखा कि वो जो हाइपोथेसिस है पर्टिकुलर किस प्रकार से लिखी जाती है, साथ ही ये किस तरह से काम करती है और एक अच्छी रिसर्च हाइपोथेसिस के क्या गुण होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर सुझाव दें कि क्या आप इससे इसी से संबंधित या इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स को या डिस्क्राइब करके आप और देखना चाहते हैं, कोई नया टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं प्रयास करूँगी कि अब मैं रेगुलर आपको नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस देती हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।